हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग सीजीपीसीएस के सीसेट के लिए कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसमें कि आपके सिलेबस में होगा हिंदी भाषा का ज्ञान, जिसमें कि 10th लेवल तक की हिंदी पूछी जाती है। तो उसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, टॉपिक वाइज़ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है वर्ण विचार, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि मुख से निःसृत होने वाले उस स्वर का जो कर्णगत हो सके उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, मुख से निःसृत होने वाले उस सभी स्वरों को जो कि कर्णगत हो सके, मतलब सुनाई दे सके, उन सभी को क्या कहते हैं हम? ध्वनि कहते हैं। ये थोड़ा हिंदी में ज़्यादा लिखा है, कर्णगत होना यानी कि कानों में सुनाई देना, ठीक है? तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। फिर देखिए, ध्वनि के लिखित स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि ध्वनि का जो लिखित स्वरूप है उसे वर्ण कहा जाता है। फिर देखिए, ये वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं है। तो याद रखिए, ये जो री लिखा है ना, वो हिंदी वर्णमाला में नहीं है। फिर देखिए, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो याद रखिएगा, जो देवनागरी लिपि है बेसिकली वो हिंदी में लिखी जाती है ना, मतलब देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वी ऑल नो दैट। उर्दू किस में लिखी जाती है? उर्दू लिखी जाती है फारसी में, ठीक है? याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? और पंजाबी जो होती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि में। और अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, ठीक है? चारों ऑप्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अघोष ध्वनि किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जो अघोष ध्वनि होती है वह ध्वनि जिसमें कि स्वर तंत्र कंपन नहीं करती हो उसे बोलते हैं अघोष ध्वनि। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है वो इसका करेक्ट आंसर है। जैसे देखिए कि अघोष ध्वनि बेसिकली जैसे मान लीजिए क वर्ण है, ठीक है? क वर्ण में जो 5 अक्षर होते हैं उसमें पहला और जो दूसरा होगा, यानी कि क और ख। फिर वैसे मान लीजिए च वर्ण लेंगे जिसमें च और छ होंगे, ठीक है? तो यानी कि जो पहला दूसरा होगा ना, सभी वर्णों का पहला और दूसरा जो होगा अक्षर, तो वह हमारा क्या होगा? अघोष ध्वनि होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो मतलब कंपन होता है वो न के बराबर होता है, क ख उतना कंपन नहीं हुआ। लेकिन यदि हम बोलेंगे ग घ अंग, तो देखिए ये कंपन कर रहा है, यानी कि ये हमारा होगा सघोष ध्वनि। याद रखिएगा, जो कंपन करती हो, स्वर तंत्र कंपन करेगी तो उसे बोलेंगे सघोष ध्वनि। सघोष ध्वनि याद रखिएगा। और स्वर तंत्र कंपन नहीं करेगी तो उसे कहेंगे अघोष ध्वनि। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किस शब्द की वर्तनी सही है? तो याद रखिए, कौन से शब्द की जो वर्तनी है वो सही है। इसमें देखिए किसकी मात्रा सही तरीके से लगी हुई है। ये क्वेश्चन आशीर्वाद वाला तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आशीर्वाद, ठीक है? फिर देखिए, स्वाश्रित वर्ण को क्या कहते हैं? तो स्वाश्रित वर्ण जो होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, य व को अर्ध स्वर कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि किसे अर्ध स्वर कहा जाता है, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। फिर देखिए, अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? तो याद रखिए, जो अनुनासिक व्यंजन है वो ऑप्शन नंबर बी, वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है उसे अनुनासिक वर्ण मतलब वर्ण कहते हैं, सॉरी। जैसे कि देखिए कि क वर्ण में आपको अंगा मिलता है, ठीक है? च वर्ग में इया मिलता है। इस तरीके का जो होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक है? फिर देखिए, च वर्ण का उच्चारण होता है। बताइए, च वर्ण का जो उच्चारण होता है वो किस तरीके से होता है? तो याद रखिएगा, तालु से होता है, च छ ज झ, ठीक है? और कंठ से होता है क वर्ण का, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये होता है कंठ से, ठीक है? ये होता है कंठ से। तालु से होता है च छ ज झ, ठीक है? च वर्ण। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो याद रखिए, जो संयुक्त व्यंजन है वह छ और त्र होते हैं। छ और त्र, क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। तो जब दो व्यंजन का मेल होता है तो उसे बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। छ किस किस से मिलकर बना है बताइए? तो याद रखिएगा, छ जो है वो क और स से मिलकर बना है। और ये जो त्र लिखा हुआ है, त्र किससे मिलकर बना है? तो त प्लस र से मिलकर बना हुआ है,
ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन में ज्ञ और श्र भी है। ज्ञ और श्र को भी देख लेते हैं कैसे बना है। पहले इसको इरेज करते हैं। देखिए, फिर मैंने बोला ज्ञ। ज्ञ भी जो होता है ना, वो संयुक्त व्यंजन होता है जो कि ज और इया से मिलकर बना हुआ है। उसके पश्चात हमारा हो जाएगा श्र। ठीक है, श्र। श्र कैसे मिलकर बनता है? तो श और र। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो चारों होते हैं ना, श, त्र, उसके पश्चात हमारा ज्ञ और उसके पश्चात हमारा श्र, ये सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। तो याद रखिए, जो अंतस्थ व्यंजन होता है बेसिकली वो होता है य, र, ल, व। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नुक्ता युक्त जैसे क, ज ध्वनि है। बताइए कौन सी है? उन ध्वनि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, वे सारी ध्वनि जो नुक्ता युक्त होते हैं वे आगत ध्वनि है। क्या होते हैं? आगत ध्वनि। फिर देखिए स्वर और व्यंजन ध्वनि में क्या अंतर है। तो स्वर और व्यंजन ध्वनि में क्या अंतर है? याद रखिएगा, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वरों का सहायता लेते हैं तब बोले जाते हैं। ठीक है, याद रखिए। मतलब व्यंजन को बोलने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, अंग और अह को स्वर के साथ गिना जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो याद रखिएगा, इसके पीछे मेन रीज़न है कि ये व्यंजन के बाद लगते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी तरह की रुकावट न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। फिर निम्न में से कंठ या ध्वनियाँ कौन सी है? तो याद रखिएगा, क, ख जो है वो कंठ ध्वनियाँ हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो याद रखिएगा, जो अल्प प्राण वर्ण है वह कौन से हैं? क और ग। याद रखिएगा, जो पहले और तीसरे पर होते हैं उसे अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और जो दूसरा और चौथा और पांचवा, ये क्या कहलाते हैं बताइए? ये हमारा कहलाता, सॉरी, ये अल्प प्राण कहलाते हैं और दूसरा चौथा ये कहलाते हैं महाप्राण। क्या कहलाते हैं? महाप्राण। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? तो याद रखिएगा 52 वर्ण होते हैं। फिर देखिए श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखिए, श ध्वनि तालव्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, मतलब छ ध्वनि जब हम बोल रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारा तालु का उसमें प्रयोग हो रहा है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो याद रखिए, अयोगवाह कौन है? महाप्राण। महाप्राण जो होता है ना, उसे अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? तो याद रखिए, पश्च स्वर कौन से हैं? आ जो है वो पश्च स्वर है, क्योंकि आ बोलने में हमारे मुख के पिछले भाग से क्या हो रहा है? स्वर की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, फिर देखिए जिन स्वरों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जो जब हम स्वर का प्रयोग करते हैं और लास्ट में अ आता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए वर्तनी। अब वर्तनी के बारे में हमारा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि के संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, ध्वनि का जो संकेत चिन्ह होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है कि लिपि चिन्ह के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्ह का जब व्यवस्थित रूप होता है उसको हम वर्तनी कहते हैं। फिर देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में समानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यतिरेकी ध्वनि कहते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली के वर्णमाला में सम्मिलित नहीं है। बताइए, छत्तीसगढ़ी बोली जो होती है उसकी वर्णमाला में इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ी बोली में हम श और श का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में श की जगह स का प्रयोग करते हैं। शादी, न कि शादी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, शादी। ठीक है, उस तरह से। फिर देखिए उच्चारणगत त्रुटियों का क्या कारण नहीं है? तो याद रखिए, उच्चारणगत जो त्रुटियां होती हैं उसमें भाषा के महत्व को नहीं समझना। ठीक है, यह जो होता है ये त्रुटियों के अंतर्गत नहीं आता है। वर्तनीगत त्रुटियों के क्या कारण नहीं है? तो याद रखिएगा कि वर्तनीगत त्रुटियों के अंतर्गत मात्राओं का जो प्रयोग होता है उस संबंधी सही जानकारी, यह जो है यह वर्तनीगत त्रुटियों का रीजन नहीं है। ठीक है,
बाकी अगर रीज़न पूछ रहा होता कि वर्तनीगत त्रुटियों के पीछे क्या रीज़न है, तो याद रखिएगा लिपि का अपूर्ण ज्ञान, शब्द सादृश्य, क्षेत्रीयता का प्रभाव। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि वर्तनीगत त्रुटियों का कारण नहीं है, तो लिखा है मात्राओं के प्रयोग संबंधी सही जानकारी। देखिए, यहाँ तो कॉमन सेंस से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि हमें मात्रा के संबंध में सही जानकारी होगी, तो हम तो क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे ना, तो फिर हमारा वर्तनीगत त्रुटि होगा ही नहीं। ठीक है। फिर देखिए राष्ट्र में र की स्थिति क्या है, तो याद रखिए राष्ट्र में जो र की स्थिति है वह पूर्ण है। उच्चारण का सीधा प्रभाव लेखन विधान या वर्तनी पर पड़ता है, इस कथन से आप सहमत हैं, असहमत हैं या फिर पूर्णतः असहमत है? कथन का कोई अभिप्राय नहीं है। तो याद रखिएगा हम पूरी तरीके से सहमत हैं कि उच्चारण का जो सीधा प्रभाव है वो लेखन विधान या वर्तनी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धाक्षर र में ध्वनि की स्थिति का उदाहरण लिखिए। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें जो र में जो ध्वनि की स्थिति है वह उसके कर्म को बता रही है। फिर सही वर्तनी कौन सी है? अंतर्गत लिखा है, बताइए कौन से तरीके से हम लोग अंतर्गत की स्पेलिंग लिखते हैं। तो देखिए आइए देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं, बताइए। बिल्कुल सही, अंतर्गत। ठीक है। फिर देखिए पंच में अनुस्वार हुआ है, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इया। फिर देखिए अनुनासिक ध्वनि उच्चारित होती है नाक और मुख दोनों से। फिर देखिए लिखा है मानक वर्तनी क्या है इनमें से, तो याद रखिए मानक वर्तनी का मतलब होता है सही प्रस्तुतिकरण। अब देखिए हिंदी में लिंग निर्धारण के क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, जैसे हिंदी में 2 लिंग होते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अब अधिकतर नदियों के नाम क्या होते हैं? ठीक है, तो याद रखिए जो नदियों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। ठीक है, ये सभी स्त्रियों के नाम हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पंछी क्या होते हैं, तो याद रखिए पंछी जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। फिर देखिए लिंग शब्द का अर्थ निशान है, इस कथन से आप क्या मतलब आप सहमत है, असहमत है, पूर्णतः सहमत है या कुछ कुछ सहमत है? तो याद रखिए लिंग शब्द का अर्थ जो होता है वो निशान होता है, इस कथन से हम लोग क्या है, पूरी तरीके से सहमत है। फिर देखिए नाक स्त्रीलिंग शब्द है, किंतु जीभ कौन सा शब्द है? जीभ भी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, याद रखिए नाक भी स्त्रीलिंग है, जीभ भी स्त्रीलिंग है। सेना, सेना किस तरह का शब्द है? तो सेना भी स्त्रीलिंग शब्द है। लिखा है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो याद रखिए इसमें सभा जो है वो पुल्लिंग नहीं है, बाकी समुदाय, परिवार, समाज ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें से पानी जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, चूड़ी जो है वो स्त्रीलिंग है, इमली स्त्रीलिंग है, बाल्टी स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता? तो कौन सी नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ना वह स्त्रीलिंग नाम नहीं होता है। ठीक है, नर्मदा होता है, तांदुला, ताप्ती सभी है, लेकिन ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, यानी ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि नदियों का जो नाम होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, लेकिन सिंधु नदी इसका अपवाद है। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग में। सब्जियों के नाम में कौन सा नाम स्त्रीलिंग है? तो याद रखिए जो सब्जियों के नाम होते हैं उसमें कौन सा नाम स्त्रीलिंग है, बताइए। गाजर। गाजर जो होता है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है। किस पेड़ का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा बेल जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो चाकू जो होता है ना वो पुल्लिंग शब्द होता है। फिर देखिए कौन सा द्रव जो है वो स्त्रीलिंग है? तो याद रखिए कौन सा द्रव? कॉफी। कॉफी जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। कौन सा वस्त्र पुल्लिंग में है? तो याद रखिएगा कुर्ता जो होता है वो पुल्लिंग में होता है। फिर देखिए अब हम वचन पे चलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, बताइए। हिंदी में कितने वचन होते हैं? एक वचन होते हैं और बहुवचन होते हैं। और संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम लोगों ने स्कूल टाइम पे ऐसे पढ़ा है ना, बिल्कुल।
तो चलिए आइए अब हिंदी में वचन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि महात्मा जी आए हैं, इस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि, तो याद रखिएगा इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा जब हम किसी के लिए सम्मान प्रकट करते हैं कि महात्मा जी आए हैं, है ना, तो क्या होता है, आए मतलब बहुवचन है ना। तो याद रखिएगा जब हम किसी के लिए सम्मान प्रकट करते हैं तो वहां पर बहुवचन होता है। फिर देखिए संज्ञा के विकारी शब्दों के जिस रूप में एकत्व और बहुत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत हैं, कुछ कुछ सहमत हैं या फिर पूर्णतः असहमत हैं। तो याद रखिएगा कि संज्ञा के विकारी शब्दों के जिस रूप से एकत्व और बहुत्व का बोध होता है उसे ही वचन कहते हैं, इससे हम सहमत हैं। आंसू शब्द किस वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो याद रखिए आंसू जो शब्द होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। क्यों? क्योंकि आंसू को तो हम कभी गिनते नहीं हैं। अगर हम बहुत सारा भी रोते हैं, मान लीजिए कि हम लोग बहुत सारा रो रहे हैं, एक ग्लास आंसू भर गया, वो भी हमारे लिए आंसू ही है। आपने सुना है कि उसको हम आंसुओं बोल रहे हैं, वो भी हमारे लिए आंसू है। और अगर एक बूंद आंसू गिरती है वो भी हमारे लिए आंसू है। ठीक है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है, तो याद रखिएगा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को यदि हमें बहुवचन बनाना है तो उसके लिए दीर्घ स्वर को हर्षव करके या कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आ अंत वाले शब्दों को बहुवचन होने पर लगाते हैं, तो याद रखिएगा आ के स्थान पर ए। ठीक है। फिर जनता का बहुवचन क्या होता है, तो जनता का जो बहुवचन शब्द होता है वह जनता ही होता है। उकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या लगाते हैं, तो याद रखिए जो उकारांत होते हैं उसे बहुवचन बनाने के लिए ए लगाते हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, ए कहाँ सुना है आप लोगों ने, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ए सुना है, बताइए तो। जैसे मान लीजिए बालिका, जैसे हम लिखते हैं ना बालिका, बालिका लिखते हैं, फिर हम उसमें ए जोड़ देते हैं बहुवचन बनाने के लिए, तो ये बालिका हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा, उकारांत शब्द हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा, इस तरह से याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनते हैं, तो याद रखिएगा उसमें भी फिर ए हो जाता है। ठीक है, ए लगाकर। अब देखिए बाद में हम काल पढ़ने वाले हैं, तो जो काल होता है हम सबको पता है, जो काल होता है उसका हिंदी साहित्य में या फिर इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना। हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना टेंस, बिल्कुल वही, तो वही काल है। देखिए इसमें लिखा है वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिए वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा नहीं है, कि मैंने खाना खाया, जाहिर सी बात है वो खाना खा चुका है, तो ये हमारा वर्तमान काल नहीं है। जबकि मोटर चलती है, राम गया है, राम ने किताब खरीदी है, ये सभी क्या हो जा रहा है, ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। ठीक है। फिर देखिए संदिग्ध वर्तमान काल है, तो याद रखिए संदिग्ध वर्तमान काल है कि सीता खेल रही होगी, मतलब वो श्योर नहीं है ये बताने में कि हाँ सीता खेल रही होगी, मतलब उससे डाउट है कि क्या सीता खेल रही होगी या सीता खेल रही होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है। बाकी ये जो तीनों सेंटेंस दिया हुआ है ये सभी क्या दिया हुआ है, श्योर दिया हुआ है कि मोटर चल रही है, बालक खा रहा है, वे आए हैं। फिर देखिए श्री कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है। तो ये किस तरह का वाक्य है, तो देखिए यह वाक्य है पूर्ण भूतकाल। ठीक है। फिर देखिए राम मेहनत करता तो पास हो जाता है, किस काल का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है। क्यों भूतकाल का, मतलब ये पास्ट का उदाहरण है कि अगर ऐसा करता तो ऐसा होता। ठीक है। और श्री कृष्ण ने कंस को मारा, ये हो चुका है, इसीलिए पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट देखिए भविष्यत काल का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो याद रखिए भविष्यत काल है कि आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, ये भविष्यत काल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो हो गया ये भविष्यत काल का उदाहरण नहीं है। अब देखिए संज्ञा सर्वनाम के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे बुढ़ापा, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा का संज्ञा क्या होता है बताइए, बुढ़ापा किस तरह की संज्ञा है, तो याद रखिए बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है।
निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो बताइए इसमें से भाववाचक शत्रुता, ठीक है। फिर है निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सी है? स्थापना। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर तरह के एग्जाम में, कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 5 प्रकार के। आपको 5 प्रकार के नाम याद है? बताइए। आपको 5 प्रकार की संज्ञा के नाम याद है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसको किसको याद है। देखिए, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हो गया ना 5। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है? बताइए कौन सा इसमें से ऐसा शब्द है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मैंने आपको विशेषताएं बताया ना, बिल्कुल सही। यह जो यमुना है, नदियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, बिल्कुल सही। फिर देखिए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो याद रखिएगा कि जो जो सुंदर होता है, सुंदर, उसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है सुंदर, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि जवान, बालक और मनुष्य ये सभी जातिवाचक है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें से भाववाचक संज्ञा जो है मिठाई, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि चतुराई, लड़ाई, उतराई ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो याद रखिए कि जो जातिवाचक संज्ञा है वह है लड़का। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो याद रखिए कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। क्रोध जो है वो संज्ञा है, ठीक है। फिर देखिए आंसू, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए आंसू का जो बहुवचन है वो होगा आंसुओं। आंसू होगा ना। देखिए इसका आंसर मुझे लगता है रॉन्ग दे दिया, क्योंकि आंसू का बहुवचन आंसू ही था, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ठीक है। एक बार आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जगह पे अलग अलग आंसर बता रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा और जिसको भी पता होगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? तो याद रखिएगा इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वह कौन सा है? वह है बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। फिर देखिए निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर उसमें से कारक के सही भेद को पहचाना है। जैसे लिखा है हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो याद रखिएगा हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में क्या होगा? संबोधन कारक, क्योंकि वो संबोधन कर रहे हैं ना प्रभु को कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। फिर भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए भाववाचक संज्ञा जो है वो लड़कपन है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को देखिए कि सच्चरित्रता जो है वो किस मूल से बना है? तो चरित्र से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा शब्द जो है वह बहुवचन है? तो याद रखिए जो प्राण है वो बहुवचन शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो याद रखिए कपट। कपट जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है। फिर देखिए गीदड़, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गीदड़ी, ठीक है। उसके पश्चात अगला देखिए कि किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक मतलब होता है कि किसी चीज का किसी चीज से बाहर निकलना, अलग होना, ठीक है। जैसे कि हिमालय से गंगा निकल रही है में अपादान कारक है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो याद रखिए हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण को चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा जो होता है वो विशेषण होता है, ठीक है, थोड़ा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? 23rd का सच्चा। सच्चा जो होता है ना वो विशेषण शब्द है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है उसका भेद छाटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, ठीक है। तो कौन सा ये विशेषण हो जाएगा? कुछ बच्चे। याद रखिएगा कि ये जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे लिखा है ना, मतलब संख्या तो निश्चित नहीं है, कुछ बोल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है बताइए। देखिए आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलसी। फिर देखिए इनमें से
गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषक है नया। फिर कौन सा शब्द विशेषण है 27 में? तो याद रखिए निपट। फिर है मानव शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा बताइए? तो मानव शब्द से मानवीय बनेगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो याद रखिए जो उत्कर्ष है उसका विशेषण होगा उत्कृष्ट। आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो आदर शब्द से आदरणीय बनेगा। संस्कृति का विशेषण क्या होता है? तो संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन होते हैं 2 प्रकार के। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक वचन बहुवचन। जबकि संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ओके। फिर देखिए लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। पुल्लिंग जो है वो दही, दही जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? तो याद रखिएगा जो मृत्यु होती है वो स्त्रीलिंग होता है। फिर बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो याद रखिएगा बाल का स्त्रीलिंग होता है बाला। फिर उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह जो है अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मैं तेरे को, ठीक है, मैं तुमको भी हो सकता है, मैं तुमको एक घड़ी दूंगा, लेकिन तेरे को जो होगा ना वो सर्वनाम गलत सर्वनाम है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो याद रखिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। फिर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। तो याद रखिए जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। बताइए कौन कौन से प्रकार के सर्वनाम होते हैं? तो याद रखिए सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो याद रखिएगा कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वह होता है कोई, ठीक है। फिर देखिए यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह जो होता है वह सर्वनाम है, ठीक है। फिर देखिए संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो याद रखिए जो होता है ना वह संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यह संबंधों को बताता है। फिर देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो याद रखिए परिषद। परिषद जो होती है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है। नेत्री शब्द पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो याद रखिए नेता। फिर है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? याद रखिए 8 भेद होते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? संप्रदान कारक का, ठीक है। अब देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो मैंने आपको बताया ना कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कुछ अलग हो रहा है। जब जहाँ पे कुछ अलग होता है वहाँ अपदान कारक होता है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें पर कौन सा कारक है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि इसमें जो पर है वो अधिकरण है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? घर से बाहर गया। फिर यहाँ पे वही लग रहा है अपदान कारक, क्योंकि कुछ बाहर गया है, कुछ दूर हुआ है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो याद रखिए चारपाई जो है इसमें अधिकरण है। निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है जो कि सदा स्त्रीलिंग ही रहता है? याद रखिएगा पक्षी। पक्षी शब्द ही स्त्रीलिंग है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम शब्द क्या है बताइए व्याकरण की दृष्टि से? भाववाचक संज्ञा। प्रेम एक भावना है। फिर देखिए निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो याद रखिए इसमें कौन सा सही नहीं है बताइए? बिल्कुल सही, इसमें प्रांत प्रांतिक सही नहीं है। फिर देखिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री। पशु शब्द का विशेषण क्या होता है? तो याद रखिए पशु शब्द का होता है विशेषण। पशु शब्द का विशेषण मुझे जहां तक पता है इसमें आंसर पाश्विक दिया है, बट मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है उसे पशुता कहते हैं। एक बार आप इसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो याद रखिए कौन सा शब्द विशेषण है? फुफेरा। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरी।
अब देखिए कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो याद रखिएगा यह स्थान बहुत अच्छा है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो याद रखिए झुठलाना जो है वो अनुकरणात्मक नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, हाथी सोती है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें पूर्ण भूत है, ठीक है। लिखा है किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, यह वर्तमान काल है, आपको इतना पता ही होगा। फिर लिखा है कि इनमें से विकारी शब्द कौन से हैं? तो याद रखिए विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? तो अवयव जो होते हैं ना वो अविकारी शब्द होते हैं। फिर निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण को बताता है? तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। अव्यय जो है उसके कितने भेद है? तो अव्यय के कितने भेद होते हैं बताइए? तो याद रखिएगा 4 भेद होते हैं। एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, वह कौन सा है? तो याद रखिएगा वह धीरे से बोलता है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो यह है अकर्मक प्रकार की। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो याद रखिएगा किसमें है? उसने पुस्तक पढ़ी। फिर लिखा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो याद रखिएगा गेहूं पिस रहा है, अकर्मक क्रिया है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? याद रखिएगा वह कलकत्ता जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो बताइए कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ज्योति रोती है। संस्कृत में कारक की संख्या 6 है, किंतु हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? तो 8 है। फिर है गीता को पुस्तक दे दो, रेखांकित विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? तो याद रखिए को किस कारक को बता रहा है? को बता रहा है संप्रदान कारक को। तुम्हारे मन में क्या है, इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह किस कारक को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिए जो में है वो अधिकरण को दर्शाता है। पृथक होने के भाव में अपादान कारक होता है। राम कलम से लिखता है, गंगा हिमालय से प्रवाहित होती है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वह कौन सी विभक्ति चिन्ह है? तो याद रखिएगा तृतीय और पंचमी। फिर देखिए कि पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, ऊपर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? तो याद रखिएगा ऊपर जो है वो अधिकरण में प्रयुक्त हुआ है। रमा पड़ती है वाक्य में कर्ता कारक है। क्रिया का व्यापार का फल जिस पर पड़ता है वह क्या है? तो याद रखिएगा कर्म कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक को व्यक्त करता है? से व्यक्त करता है अपादान कारक को। उदय शंकर से नृत्य सीखा था, से किस कारक को व्यक्त कर रहा है? तो याद रखिएगा से किस कारक को व्यक्त कर रहा है? करण को, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समास और संधि के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।